राजेंद्र प्रसाद ने भौहें चढ़ाई। ये लड़की दिखावा कर रही है, लेकिन मेरे प्रसाद परिवार के खिलाफ जाने के लिए तुम्हें असली हुनर चाहिए। शब्द अभी फीके भी नहीं पड़े थे कि श्रुति शर्मा के होंठ थोड़े मुड़ गए और उन्होंने सीधे कहा, हमारा शर्मा परिवार आज से सीमित मात्रा में उच्च स्तरीय प्राण साधना द्रव देना शुरू करेगा। फिर उन्होंने ट्रे से लाल कपड़ा उठाया। उच्च स्तरीय प्राण साधना द्रव की एक बोतल प्रमुखता से प्रदर्शित थी। भीड़ तुरंत जोरदार शोर मचाने लगी। उच्च स्तरीय प्राण साधना द्रव, ये वाकई उच्च स्तरीय है। एक बोतल निम्न स्तरीय 5 बोतलों जितनी असरदार है। ये उच्च स्तरीय आध्यात्मिक औषधि है जिसका आनंद केवल वायु पर्वत संप्रदाय के अनुयायी ही ले सकते हैं, और ये यहाँ निर्जला नगर में बेची जा रही है। शर्मा परिवार स्वर्ग को चुनौती दे रहा है। राजेंद्र प्रसाद की पुतलियां सदमे से फैल गई। शर्मा परिवार को उच्च स्तरीय प्राण कल्टीवेशन लिक्विड कहां से मिला? ये 10 साल पहले आए मध्यम स्तरीय प्राण कल्टीवेशन लिक्विड से भी ज्यादा घातक था। लेकिन वो समझ नहीं पा रहा था कि शर्मा परिवार को अचानक रातों रात उच्च स्तरीय प्राण कल्टीवेशन लिक्विड कहां से मिल गया। अपने ग्राहकों को दूसरे स्टॉल की ओर भागते देखकर वो थोड़ा घबरा गया और जोर से चिल्लाया, सब लोग शांत हो जाओ। उच्च स्तरीय प्राण कल्टीवेशन लिक्विड की कीमत कम से कम 50,000 रुपए है। क्या तुम इसे खरीद सकते हो? इससे उत्साह में बहकर कई योद्धा झिझकने लगे और शर्मिंदगी के भाव प्रकट करने लगे। वाकई उच्च स्तरीय प्राण कल्टीवेशन लिक्विड कितना कीमती है, आम लोग इसे खरीद नहीं सकते। बेहतर है कि कम स्तरीय और मध्यम स्तरीय प्राण कल्टीवेशन लिक्विड ईमानदारी से खरीदा जाए। हालांकि श्रुति शर्मा के होंठ मुड़ गए और उन्होंने कहा, शर्मा परिवार को वर्षों से दिए गए उनके समर्थन के लिए नए और पुराने ग्राहकों का धन्यवाद। हम घोषणा करते हैं कि 1 महीने की सीमित अवधि के लिए उच्च श्रेणी के प्राण साधना द्रव्य की कीमत 12,000 रुपए है। उसने ध्यान से हिसाब लगाया था। 12,000 रुपए, जिनमें से 10,000 वरिष्ठ को मिले, 1,000 सामग्री की लागत थी। शर्मा परिवार को केवल 1,000 रुपए की मामूली कमाई हुई, लेकिन मुनाफा कम होने के बावजूद प्रसाद परिवार को कुचलने के लिए काफी था। क्या उच्च श्रेणी के प्राण साधना द्रव्य के लिए केवल 12,000? ये कीमत प्रसाद परिवार के 13,000 रुपए वाले मध्यम श्रेणी के प्राण साधना द्रव्य से कम है। कोई मूर्ख ही इसे नहीं खरीदेगा। मैं इसे खरीदूंगा, मुझे भी चाहिए। प्रसाद परिवार के मुखिया, मुझे अब वो निम्न श्रेणी का प्राण साधना द्रव्य नहीं चाहिए जो मैंने अभी आपसे खरीदा है। कृपया मुझे वापस कर दे। वापसी जल्दी करो और वापस करो। भीड़ एक पल में भड़क उठी। कुछ लोग शर्मा परिवार के बूथ की ओर उमड़ पड़े और 10,000 रुपए के चांदी के नोट उछालने लगे, और एक और लहर प्रसाद परिवार के बूथ की ओर दौड़ पड़ी और भारी भरकम इनाम की मांग करने लगे। ये अफरातफरी शाम तक जारी रही। राजेंद्र प्रसाद ने अपने बूथ के सामने रखे घटिया प्राण साधना द्रव्य को देखकर आंखें लाल करके कहा, ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों? उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि शर्मा परिवार इतनी कम कीमत पर उच्च स्तरीय प्राण साधना द्रव्य कहां से ले आया। मानो जानबूझकर प्रसाद परिवार को निशाना बनाया जा रहा हो। दांत पीसते हुए उन्होंने बुदबुदाया, श्रुति शर्मा, चाहे तुम्हारे पीछे कोई भी हो, तुम इतनी अनुभवहीन हो कि तुम मेरे प्रसाद परिवार को कुचलने की सोच भी नहीं सकती। वो खड़े हुए खींच कर बोले, मैंने रोहित वर्मा की बहुत मदद की है। अब समय आ गया है कि वो अपने ताऊ संरक्षक को हमारे प्रसाद परिवार की मदद के लिए बुलाएं। शर्मा परिवार के मंच के पीछे एक अस्थायी तंबू में अर्जुन मेहरा ने गले को तर करने के लिए चाय की चुस्की ली। दिन के अंत तक उन्होंने उच्च स्तरीय प्राण कल्टीवेशन लिक्विड की 50 बोतलें और उच्च स्तरीय प्राण कल्टीवेशन लिक्विड की 10 बोतलें तैयार कर ली थी। उन्होंने उच्च स्तरीय प्राण कल्टीवेशन लिक्विड अपने पास रख लिया। उन्होंने उच्च स्तरीय प्राण कल्टीवेशन लिक्विड शर्मा परिवार को 50,000 रुपए में बेच दिया। इसी समय श्रुति शर्मा अपने हाथों में हल्की सी खुशबू लिए चांदी के नोट लिए हुए शालीनता से उनके पास आई और बोली, वरिष्ठ,
ये रहे आपके 50,000 रुपए चांदी के नोट। अर्जुन मेहरा ने भाव शून्य भाव से उन्हें स्वीकार किया, उन्हें अपने वस्त्र में समेट लिया और कहा, कल मैं उच्च स्तरीय प्राण कल्टीवेशन लिक्विड की एक और खेप बनाऊंगा। बस चांदी और सामान बदलने के लिए तैयार हो जाओ। वो जाने के लिए तैयार होकर उठ खड़े हुए। कृपया प्रतीक्षा करें। वरिष्ठ। श्रुति शर्मा की आंखें बुद्धिमत्ता से चमक उठीं और उन्होंने कहा, उच्च स्तरीय प्राण साधना द्रव प्रसाद परिवार की आधी शक्ति को नष्ट करने के लिए पर्याप्त है, लेकिन उनके पास अभी भी निम्न स्तरीय प्राण साधना द्रव है जो उन्हें संघर्ष जारी रखने में मदद करता है। अर्जुन मेहरा ने थोड़ा सोचा और समझ गए। उच्च स्तरीय प्राण साधना द्रव खरीदने वाले मार्शल कलाकारों की संख्या अंततः बहुत कम थी। अधिकांश मार्शल कलाकार अभी भी निम्न स्तरीय प्राण साधना द्रव खरीदना पसंद करते थे। प्रसाद परिवार ने रोहित वर्मा की खातिर उसके परिवार को दबाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उसे ये हिसाब चुकाना ही था। वरिष्ठ, क्या आप कुछ निम्न श्रेणी का प्राण साधना द्रव्य बना सकते हैं? श्रुति शर्मा ने संकोच से पूछा। अर्जुन मेहरा दूर तक देख रहे थे। निम्न श्रेणी का प्राण साधना द्रव्य बनाया जा सकता था, लेकिन मांग बहुत ज्यादा थी। दिन रात काम करने पर भी बाजार की मांग पूरी नहीं हो पाती। उनका मुख्य ध्यान साधना पर होना चाहिए था। प्रसाद परिवार से निपटने में इतना समय लगाना स्पष्ट रूप से उचित नहीं था। क्या वो कुछ सोल मास्टर प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षित कर सकते हैं? श्रुति शर्मा के चेहरे के भाव थोड़े अस्वाभाविक हो गए, क्योंकि अर्जुन मेहरा की निगाहें उनकी गोल छाती पर थी। वरिष्ठ, आप क्या सोचते हैं? श्रुति शर्मा ने शांति से अपनी छाती ढक ली और पूछा। अर्जुन मेहरा को होश आया और उन्होंने कहा, माफ कीजिए, मैं सोच रहा था कि क्या कुछ सोल मास्टर प्रशिक्षुओं को विशेष रूप से निम्न श्रेणी का प्राण साधना द्रव्य बनाने के लिए प्रशिक्षित किया जाए, लेकिन इस मामले में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। सही लोगों का चुनाव करना बहुत बड़ी परेशानी है। जब हमारे पास ज्यादा समय होगा तब इस पर बात करेंगे। उसने आसमान की तरफ देखा और विदा ली। श्रुति शर्मा का दिल धड़क उठा। सोल मास्टर प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण, आपको पता होना चाहिए, राजेंद्र प्रसाद अपने पारिवारिक खजाने की मदद से सिर्फ एक सोल मास्टर प्रशिक्षु के स्तर पर ही थे। अगर शर्मा परिवार के पास सोल मास्टर के प्रशिक्षु होते तो उन्हें फिर कभी चिंता न होती। हालांकि जैसे ही अर्जुन मेहरा ने उसकी दिलचस्पी जगाई, उसने इस मामले को एक तरफ रख दिया। अर्जुन मेहरा की उसकी छाती को घूरती हुई पिछली नजरों को याद करते हुए श्रुति शर्मा ने स्पष्ट रूप से कुछ गलत समझा। अपने रसीले लाल होठों को काटते हुए और धीरे से आह भरते हुए, वो मेरी ओर इशारा कर रहा है ना? वास्तव में दुनिया के सभी पुरुष एक जैसे होते हैं। कुछ देर सोचने के बाद उसने कहा, भ्रमभंजक क्रिस्टल निकालो। जब वो कल हवेली में आएगा तो मैं उसका असली चेहरा देखना चाहती हूं। भ्रमभंजक क्रिस्टल शर्मा परिवार का विरासत का खजाना था, जो भेष बदलकर देख सकता था। खुद को बलिदान करने या न करने का फैसला करने से पहले उसे कम से कम ये जानना था कि ये सोल मास्टर वास्तव में कैसा दिखता है। हालांकि ज्यादातर सोल मास्टर्स वृद्ध थे और बहुत बूढ़े दिखते थे। ये सोचकर वो उदास हो गई और किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढने लगी
जो अपनी भड़ास निकाल सके। मैंने सुना है मीरा की सगाई हो गई है, उसने कहा। मैं इन दिनों प्रदर्शनी में व्यस्त हूं और उसे बधाई देने का मौका नहीं मिला। दुकानदार, कल रेड्डी हवेली जाओ और उसे मेहमान के तौर पर मेरी हवेली में बुलाओ। दुकानदार ने थोड़ा सिर हिलाया। श्रुति शर्मा ने थोड़ा सोचा, फिर कहा, और उसे अपने मंगेतर को भी साथ लाने को कहो। वो बहुत खूबसूरत है। अनगिनत प्रतिभाशाली पुरुष उसकी प्रशंसा करते हैं। ये सगाई किसी बहुत ही प्रतिष्ठित कुलीन परिवार के बेटे से हुई होगी, है ना? उसे भी ले आओ। मैं भी देखना चाहती हूं कि किस परिवार के बेटे ने उसे निर्जला नगर के मोती को जिताया है। श्रुति शर्मा और मीरा कभी सहपाठी और अच्छी दोस्त थी। हालांकि उनकी हैसियत बहुत अलग थी, लेकिन उनके स्वभाव काफी मिलते जुलते थे, जिससे उनमें बहुत मेल था। यह सुनकर दुकानदार ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, मिस, आप शायद निराश होंगी। उसका मंगेतर अर्जुन मेहरा है। श्रुति शर्मा दंग रह गई। वो अर्जुन मेहरा जो रेड्डी परिवार के यहां रह रहा है, क्या वो गूंगा और प्राणमूल विहीन नहीं है? क्या आपको यकीन है कि वो वही है? दुकानदार ने खेद व्यक्त करते हुए कहा, बिल्कुल यकीन है। निर्जला नगर में तो ये बात पहले से ही जगजाहिर है। श्रुति शर्मा चौंक गई। क्या मीरा पागल हो गई है? उससे शादी करके? क्या ये गोबर में लगे फूल जैसा नहीं है? नहीं, मुझे उसे ये शादी छोड़ने के लिए मनाना होगा, और अर्जुन मेहरा को भी मनाना होगा। उसके हाथ पैर तो है। उसे जीविका के लिए किसी औरत पर निर्भर रहने की क्या जरूरत है? एक आदमी को स्वतंत्र होना चाहिए, है ना? अर्जुन मेहरा प्रदर्शनी छोड़कर चले गए। वो रेड्डी हवेली वापस जाने की जल्दी में नहीं थे। वो पास ही स्थित नगरपाल भवन के द्वार पर आया और ब्लड बैड पैलेस के एक सदस्य पर मिले टोकन को निकाला। टोकन देखकर गार्ड कैप्टन ने श्रद्धा से सलामी दी। इतने युवा होने के बावजूद तुम ब्लड बैड पैलेस के किसी व्यक्ति को मार सकते हो। एक सच्चे नायक। ब्लड बैड पैलेस वायु पर्वत संप्रदाय के क्षेत्र में फैला एक दुष्ट संगठन था। वे हर तरह के अत्याचार करते थे, जलाना, हत्या करना, लूटपाट करना। उनकी कई शाखाएं थी और वायु पर्वत संप्रदाय द्वारा उन्हें शुद्ध करने के कई प्रयासों के बावजूद उन्हें पूरी तरह से समाप्त नहीं किया जा सका। अनिच्छा से वायु पर्वत संप्रदाय ने प्रत्येक नगरपाल भवन को विनाश कार्यों के लिए इनाम जारी करने का आदेश दिया। हालांकि अधिकांश मार्शल कलाकार ब्लड बैड पैलेस को उकसाने की हिम्मत नहीं जुटा पाए और कुछ ही इन कार्यों को पूरा कर पाए। तुम्हें एक बार धुंधली आत्मा तालाब में साधना करने का अधिकार है। मेरे पीछे आओ। उनके मार्गदर्शन में अर्जुन मेहरा नगरपाल भवन के एक कोने में पहुंचे। 2 गुप्त कक्ष अगल बगल खड़े थे। इन कक्षों के नीचे धुंधली आत्मा का तालाब था, जिससे निरंतर सघन आध्यात्मिक ऊर्जा निकल रही थी। जब वो पहुंचा तो कक्षों के सामने बैंगनी वस्त्र पहने एक महिला खड़ी थी। वो बहुत लंबी थी, लगभग अर्जुन मेहरा जितनी लंबी, गोल और सीधी टांगों वाली। उसकी कमर पतली थी और पीठ पतली। वो स्याही से बनी किसी पेंटिंग जैसी लग रही थी। पीछे से किसी के आने की आहट सुनकर वो मुड़ी। उसका मनमोहक सुंदर चेहरा मानो समय को भी स्तब्ध कर रहा था। उसकी लंबी गहरी भौहें, ठंडी आंखें, चमकीले लाल होंठ और नाजुक आकृतियां, एक बर्फीला व्यवहार जो दूसरों को दूर रखता था। वो किसी पेंटिंग से निकली परी जैसी लग रही थी। उसने बस अर्जुन मेहरा की तरफ देखा और तुरंत उसकी साधना को भांप लिया और शांति से कहा, प्राण साधना चतुर्थ स्तर पूर्णता, तुम देर से आए हो। यह कहकर उसने एक कक्ष चुना और साधना करने के लिए अंदर चली गई। अर्जुन मेहरा दंग रह गया। देर? इसका क्या मतलब था? रक्षक कप्तान ने आह भरी और कहा, तो तुम प्राण साधना के चौथे स्तर की पूर्णता तक पहुंच चुके हो, तो तुम सचमुच देर से पहुंचे हो। धुंधली आत्मा तालाब 3 साल से ज्यादा समय से खुला है और कई मार्शल कलाकार इसका इस्तेमाल कर चुके हैं। तालाब में आध्यात्मिक ऊर्जा पहले जितनी प्रचुर नहीं है। केवल प्राण साधना के पहले
या दूसरे स्तर के मार्शल कलाकारों को ही इसे पार करने का मौका मिलता है। आखिरकार प्राण साधना के प्रथम या द्वितीय स्तर के मार्शल कलाकारों को उच्च स्तर के मार्शल कलाकारों की तुलना में सफलता प्राप्त करने के लिए बहुत कम आध्यात्मिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब चौथे स्तर से ऊपर के किसी भी व्यक्ति को सफलता प्राप्त करने के लिए उसका प्राण मूल असाधारण रूप से अच्छा होना चाहिए या उसके पास एक उच्च स्तरीय मानसिक विधि होनी चाहिए, गार्ड कैप्टन ने आगे कहा। लेकिन अर्जुन मेहरा के पहनावे को देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि वो किसी प्रतिष्ठित परिवार से है जिसके पास एक उत्कृष्ट मानसिक विधि हो। उसने मन ही मन आह भरी, चूंकि तुम यहां हो तो एक बार कोशिश करके देख लेना चाहिए। तुम केवल 1 या 2 घंटे की साधना कर सकते हो, इसका पूरा लाभ उठाओ। उच्च प्राण मूल और उच्च स्तरीय मानसिक विधि। अर्जुन मेहरा ने थोड़ा सिर हिलाया और दूसरे गुप्त कक्ष में प्रवेश कर गए। गार्ड कैप्टन बाहर इंतजार करने के लिए रुक गए। कुछ ही देर में एक प्रभावशाली अधेड़ उम्र का आदमी तेजी से आया। वो निर्जला नगर का सबसे बड़ा विशेषज्ञ यशवर्धन सिंह था, जो डिटेक्शन टावर पर भी मौजूद था। परिलता अंदर गई? रक्षक कप्तान ने सम्मानपूर्वक उत्तर दिया। वो पहले से ही साधना कर रही है। यशवर्धन सिंह ने हल्की सांस छोड़ते हुए कहा, वायु पर्वत संप्रदाय के गुरु की पुत्री, हमें उसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। परिलता के बाहर आने का यही इंतजार करो। अगर वो बाहर आए तो मुझे तुरंत सूचित करना। अचानक यशवर्धन सिंह ने दूसरे कक्ष में किसी और को देखा और भौहें चढ़ाते हुए पूछा, वहां कौन है? रक्षक कप्तान ने उत्तर दिया, एक अनाम युवक जिसने रक्त चमगादड़ महल के एक सदस्य की हत्या कर दी। ये सुनकर यशवर्धन सिंह ने डांटा, क्या हम उसे अंदर आने देने से पहले परिलता के अपनी साधना पूरी करने तक इंतजार नहीं कर सकते? रक्षक कप्तान हिचकिचाया, क्या हम उसे बाहर आने के लिए कहें? आसपास के दोनों कक्षों को देखते हुए यशवर्धन सिंह ने सोचा, छोड़ो भी, कम साधना स्तर वाला एक अनाम युवक परिलता की साधना को प्रभावित नहीं करेगा। यहां रुको। ये कहकर वो स्वागत समारोह की व्यवस्था करने के लिए मुड़ा। अर्जुन मेहरा पहले से ही तल्लीन साधना की अवस्था में था। उसका पारदर्शी प्राण मूल किसी विशाल वृक्ष की जड़ों जैसा था, जो आसपास की आध्यात्मिक ऊर्जा को लालच से अवशोषित कर रहा था। उसी समय पीले स्तर की उच्च मानसिक विधि शुद्ध वायु शास्त्र भी प्रवाहित होने लगी, जिससे प्राण मूल द्वारा अवशोषण में तेजी आ गई। इसका संयुक्त प्रभाव ये हुआ कि उस क्षेत्र की आध्यात्मिक ऊर्जा मानो बुलाई गई और अर्जुन मेहरा की ओर उमड़ पड़ी। बैंगनी पोशाक वाली महिला बगल वाले कमरे में ध्यान की अवस्था में थी। अचानक वो चौंक गई। आध्यात्मिक ऊर्जा प्रवाह की दिशा को महसूस करते हुए उसके ठंडे चेहरे पर एक उलझन की झलक दिखाई दी। क्या हो रहा है? मैं अपने संप्रदाय की सर्वोच्च मानसिक विधि का अभ्यास कर रही हूं और मेरा प्राण मूल 7वीं श्रेणी का है। जब हम एक साथ साधना करते हैं तो आध्यात्मिक ऊर्जा मेरी ओर प्रवाहित होनी चाहिए। उसने अपनी मानसिक विधि पुनः शुरू की, आध्यात्मिक ऊर्जा को वापस खींचने का प्रयास किया। हालांकि उसके कक्ष में आध्यात्मिक ऊर्जा न केवल रुकी रही, बल्कि तेजी से लुप्त भी हो गई। उसके चेहरे पर आश्चर्य की एक झलक दिखाई दी। क्या उसका प्राण मूल मेरे प्राण मूल से कहीं बेहतर हो सकता है? उसने साधना बंद करने का निर्णय लिया। आखिरकार यहाँ की आध्यात्मिक ऊर्जा का उसके लोक पर बहुत कम प्रभाव पड़ता था। वो कक्ष से बाहर निकली और दरवाजे के छेद से अर्जुन मेहरा के कक्ष के अंदर की स्थिति को महसूस किया। उसकी अनुभूति में आश्चर्यजनक आध्यात्मिक ऊर्जा की धाराएं निकली जा रही थी, मानो अंदर कोई ब्लैक होल हो।
जो सारी आध्यात्मिक ऊर्जा को सोख रहा हो। इतनी जल्दी आध्यात्मिक ऊर्जा सोख लेना, वो भावुक हुए बिना नहीं रह सकी। अचानक उसके मन में एक विचार कौंधा। क्या ये वही हो सकता है जिसके पास निर्जला नगर में 9वीं श्रेणी का प्राण मूल पाया गया था? वो पत्थर के दरवाजे को गौर से देख रही थी। उसकी आंखों में प्रतिस्पर्धा की भावना भरी हुई थी। इस बार वो चुपके से अपने पिता से भाग गई थी, और किसी कारण से नहीं। एक गौरवान्वित पुत्री होने के नाते वो स्वयं देखना चाहती थी कि इस 9वीं श्रेणी के प्राण मूल में ऐसा क्या असाधारण था जिसने दुनिया को चौंका दिया था। उसी क्षण कक्ष से एक धीमी सी आवाज आई और प्राण साधना के 5वें स्तर का एक कंपन धीरे धीरे उभरा। गार्ड कैप्टन की पुतलियां सिकुड़ गई और वो फुसफुसाया, वो टूट गया। यहां आध्यात्मिक ऊर्जा बहुत कम थी, केवल निम्न स्तरीय मार्शल कलाकारों के लिए ही पर्याप्त थी। फिर भी अर्जुन मेहरा सफल हो गया था। बैंगनी पोशाक वाली महिला के ठंडे चेहरे पर भी आश्चर्य के भाव थे और उसने अनायास ही अपनी मुट्ठियां भींच ली। कोई आश्चर्य नहीं कि उसके पास 9वीं श्रेणी प्राण मूल है। वो असाधारण है। एक साधारण प्राण साधना चतुर्थ परत पूर्णता मार्शल कलाकार के लिए इतनी कम आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ सफलतापूर्वक आगे बढ़ना असंभव था। लेकिन मेरे प्राण मूल और साधना तकनीक के साथ मैं भी मुश्किल से ऐसा कर पा रहा था। 9वीं श्रेणी प्राण मूल मेरे से ज्यादा शक्तिशाली नहीं लगता। हालांकि एक कप चाय के बाद कक्ष से फिर से एक हल्का सा विस्फोट हुआ। प्राण साधना 6ठे स्तर का एक और तेज उतार चढ़ाव आया, जिससे फर्श पर जमी धूल उड़ गई। बैंगनी पोशाक वाली महिला के सुंदर चेहरे पर आखिरकार आश्चर्य प्रकट हुआ। एक कप चाय के समय में वो प्राण साधना 5वें स्तर से प्राण साधना 6ठे स्तर तक पहुंच गया। उसने खुद से पूछा और जानती थी कि वो अपनी पूरी ताकत लगाकर भी ऐसा नहीं कर सकती। उसके मुंह के कोने पर कड़वाहट की एक झलक उभरी। क्या यही 9वीं श्रेणी के प्राण मूल और 7वीं श्रेणी के प्राण मूल में फर्क है? रक्षक कप्तान भी अचंभित हुआ। उसने लगातार 2 लोकों को तोड़ डाला। हिस 9वीं श्रेणी के प्राण मूल की शक्ति हमारी कल्पना से परे है। बैंगनी पोशाक वाली महिला में अभी भी जिद बाकी थी, लेकिन यही उसका भी अंत है। 6ठी और 7वीं परत के बीच की दीवार एक बड़ी खाई है। उस समय मुझे इसे तोड़ने में 10 दिन लगे थे। 9वीं श्रेणी 7वीं श्रेणी से ज्यादा मजबूत है, लेकिन सिर्फ थोड़ी सी। उसने राहत की सांस ली और बहुत हल्का महसूस किया। हालांकि रक्षक कप्तान को अजीब लगा। 10 दिन बैंगनी पोशाक वाली महिला के साथ पूरे वायु पर्वत संप्रदाय के उच्च स्तरीय संसाधनों का आनंद लेते हुए आम लोगों के लिए इस खाई को पार करने में कई साल, यहां तक कि आधी जिंदगी भी लग सकती है। जैसे जैसे समय बीतता गया, कमरे से कोई हलचल नहीं हुई, जिससे महिला की बात की पुष्टि होती दिख रही थी। ये देखकर कि समय लगभग समाप्त हो गया था, गार्ड कैप्टन दरवाजा खटखटाने के लिए आगे बढ़ा, अर्जुन मेहरा को याद दिलाने के लिए तैयार। लेकिन अचानक कक्ष से और भी तेज हवा का प्रवाह हुआ। गार्ड कैप्टन लगभग स्थिर नहीं रह सका और चिल्लाया, प्राण साधना 7वीं परत। सिर्फ 2 घंटे में वो प्राण साधना 4थी परत की पूर्णता से प्राण साधना 7वीं परत तक पहुंच गया। बैंगनी पोशाक वाली महिला अब अपना ठंडा व्यवहार नहीं रख सकी। उसकी ठंडी आंखें सदमे से भर गई और वो अविश्वास से बुदबुदाई। असंभव, 9वीं कक्षा और 7वीं कक्षा में सिर्फ 2 कक्षाओं का अंतर है। इतना बड़ा अंतर कैसे हो सकता है? बैंगनी पोशाक वाली महिला इतनी हताश थी कि उसका दांव हृदय लगभग टूट गया। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसका गौरवशाली 7वीं कक्षा का प्राण मूल 9वीं कक्षा के प्राण मूल के सामने इतना कमतर होगा। उसके मन में अब 9वीं कक्षा के प्राण मूल वाले उस प्रतिभाशाली व्यक्ति के प्रति असंतोष का कोई अंश नहीं था। उसके मन में बस घोर निराशा थी। पसीने से लथपथ अर्जुन मेहरा गुप्त कक्ष से बाहर निकल गया। बैंगनी वस्त्रधारी महिला को बाहर देखकर उसे एहसास हुआ
कि उसकी साधना ने उसे विचलित कर दिया था। उसने झट से हाथ जोड़कर क्षमा याचना की। मिस, व्यवधान के लिए क्षमा करें। व्यवधान? ये एक बड़ा झटका था। बैंगनी वस्त्रधारी महिला ने अर्जुन मेहरा को जटिल भावों से देखा और उसके रूप को अपने मन में गहराई से अंकित कर लिया। दांत पीसते हुए उसने कहा, मेरा नाम लता अय्यर है। याद रखना, मेरे राज्य तक पहुंच जाओ और मैं तुम्हारे साथ द्वंद्व युद्ध करूंगी। ये कहकर उसने अपनी कमर से लटकता बैंगनी टोकन उतारकर अर्जुन मेहरा की ओर फेंक दिया। ये लो, और अगर तुम्हारी जान को खतरा हो तो इसका इस्तेमाल करो। मरने की हिम्मत मत करना। ये कहकर उसने अपनी आस्तीनें झटक दी और चली गई, अर्जुन मेहरा को हतप्रभ छोड़कर। मैंने उसके साथ क्या किया? वो अचानक मुझसे द्वंद्व युद्ध क्यों करना चाहती है? और उसने मुझे टोकन भी दिया? अपना सिर खुजलाते हुए वो असमंजस में चला गया। लता अय्यर एक सफेद सारस पर सवार होकर निर्जला नगर से निकली। उनके जाने के कुछ ही देर बाद अचानक एक काला बादल छा गया। ऊपर देखते हुए उन्होंने एक विशाल नीला चील देखा, जिसके ऊपर सफेद वस्त्र पहने एक तीक्ष्ण सा दिखने वाला अधेड़ आदमी अपने हाथ पीठ के पीछे करके खड़ा था। उसके सामने खड़ा व्यक्ति वास्तव में स्वर्गीय तंत्र मंडप के 4 उपमंडपाचार्यों में से एक चंद्रकांत देसाई था। निसंदेह वो स्वर्गीय तंत्र मंडप से रोहित वर्मा को ले जाने वाला व्यक्ति ही था। तुम्हारे पिता तुम्हें हर जगह ढूंढ रहे थे, पता चला तुम यहां आ गए। चंद्रकांत देसाई हंस पड़े। वे और वायु पर्वत संप्रदाय के संप्रदायाचार्य कभी बड़े और छोटे भाई थे, जिनका आपस में बहुत गहरा रिश्ता था। यहां आते समय उन्हें एक संदेश मिला कि उनकी बेटी भाग गई है और उन्होंने उनसे उस पर नजर रखने को कहा। नीचे निर्जला नगर की ओर देखते हुए उन्होंने तुरंत लता अय्यर का इरादा समझ लिया और उत्सुकता से पूछा, क्या तुम 9वीं कक्षा के प्राण मूल वाले से मिली हो? कैसा लगा? ये सुनकर लता अय्यर की आंखें लाल हो गई और उन्होंने शिकायत की, वो बहुत बदमाश था। ओह! चंद्रकांत देसाई दंग रह गए। उनकी याद में लता अय्यर एक दृढ़ इच्छा शक्ति वाली लड़की थी, जो किसी के आगे झुकती नहीं थी। उन्हें कैसे धमकाया गया था और वे रो पड़ी थी? उन्हें कैसा आघात पहुंचा था? उसने तुम्हें कैसे धमकाया? मुझे सब कुछ बताओ, चंद्रकांत देसाई ने मजाक के साथ पूछा। लता अय्यर ने अपना अनुभव सुनाया। सुनने के बाद चंद्रकांत देसाई मुस्कुराना बंद कर गए। ये असंभव है। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम्हें गलत नहीं लगा? एक साधारण आध्यात्मिक प्राण कुंड में 4थी परत की पूर्णता से 7वीं परत तक 2 घंटे की अवधि। मेरे पास 8वीं कक्षा का प्राण मूल है, 9वीं कक्षा से बस एक कदम दूर। लेकिन मेरी साधना की गति भी तुम्हारे बताए गए स्तर की आधी नहीं है। चंद्रकांत देसाई का अविश्वास देखकर लता अय्यर को राहत मिली। 8वीं कक्षा का प्राण मूल भी फीका पड़ गया। प्रसन्न होकर उसने कहा, डिप्टी पैवेलियन मास्टर देसाई, क्यों ना आप स्वयं इसकी पुष्टि कर लें? मैंने उसे वायु पर्वत आदेश दिया है, आप उसे आसानी से पहचान लेंगे। अलविदा। ये कहकर उसने अपने हाथों को कप में भर लिया, एक मधुर धुन गुनगुनाई और सफेद सारस पर सवार होकर चली गई, चंद्रकांत देसाई को स्तब्ध मौन में छोड़कर। क्या 9वीं और 8वीं कक्षा के बीच का अंतर सचमुच इतना बड़ा है? मुझे यकीन नहीं हो रहा। रेड्डी हवेली में जब अर्जुन मेहरा वापस लौटे तो उन्होंने हवेली में अव्यवस्था देखी। नौकरों ने जल्दी जल्दी फूलों की टोकरियां सजाई और मेज कुर्सियां साफ की। यहां तक कि परिवार के मुखिया रघुनाथ रेड्डी भी व्यक्तिगत रूप से इस काम में शामिल हो गए और मीरा ने जल्दी से मदद की। क्या हो रहा है? अर्जुन मेहरा ने आश्चर्य से पूछा। उसे लौटते देख रघुनाथ रेड्डी ने तिरस्कार का भाव दिखाया और कहा, तुम वहां क्यों खड़े हो? जल्दी करो और मदद करो। मीरा ने आदरपूर्वक एक कपड़ा दिया। अभी कुछ देर पहले ही नगरपाल ने हमें सूचित करने के लिए किसी को तुरंत भेजा है। स्वर्गीय यंत्र मंडप से गणमान्य लोग आ गए हैं। ओ,
स्वर्गीय यंत्र मंडप से वो व्यक्ति जो नवम श्रेणी प्राण मूल वाले को ले जाने आया था आखिरकार आ ही गया। अर्जुन मेहरा, तुम वहां किस लिए खड़े हो? तुरंत काम पर लग जाओ। अगर तुमने मेरे इस बड़े आयोजन को बर्बाद कर दिया तो तुम अपने 10 सिर लेकर भी उसकी भरपाई नहीं कर पाओगे। इस समय आत्मविश्वास से लबरेज और एकदम नए रेशमी मार्शल गाउन पहने रोहित वर्मा ने गर्व से आदेश दिया। अर्जुन मेहरा ने मिले कपड़े को लापरवाही से जमीन पर फेंक दिया। उसने लिखा, तुम्हारे मामले का मुझसे क्या लेना देना है? हेवनली मैकेनिज्म पैवेलियन के लोग रोहित वर्मा के लिए यहां आए थे। अर्जुन मेहरा सफाई में मदद क्यों करे? रोहित वर्मा ने बेरुखी से मुस्कुराते हुए कहा, तुम कितने मूर्ख हो। आज वो दिन है जब मैं नौपरतों वाले स्वर्ग में पहुंचूंगा। बाहर बहुत से लोग इस आखिरी पल में मुझसे चिपके रहने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मेरे पास उनके लिए समय नहीं है। तुम भाग्यशाली हो कि तुम्हें मेरी कुर्सी पहुंचने, फर्श पहुंचने का मौका मिला, फिर भी तुम इसकी कद्र नहीं करते। अनुराधा रेड्डी, जो भी बहुत उत्साहित थी, के साथ उन्होंने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, रोहित, इस गूंगे से क्यों परेशान हो? कुछ लोगों की किस्मत में जीवन भर दीनहीन रहना लिखा होता है। चाहे तुम उनकी कितनी भी मदद करने की कोशिश करो, वे ऊपर नहीं उठेंगे। चाची और भतीजे ने मिलकर ताने मारे। तभी खबर सुनकर राजेंद्र प्रसाद वहां पहुंचे और मुस्कुराते हुए हाथ जोड़कर बोले, युवा गुरु रोहित, मैं आपको बधाई देता हूं। यह सम्मान स्वरूप एक छोटा सा उपहार है। मुझे आशा है कि युवा गुरु रोहित भविष्य में प्रसाद परिवार की देखभाल करेंगे। राजेंद्र प्रसाद के पीछे कई हटे-कटे लोग निम्न श्रेणी के प्राण साधना द्रव से भरे कई संदूक लेकर चल रहे थे, जिससे रेड्डी परिवार अचंभित रह गया। प्राण साधना द्रव की इतनी बड़ी मात्रा, कम से कम 3 लाख रुपए की। रघुनाथ रेड्डी और अनुराधा रेड्डी इस भव्यता से इतने अभिभूत थे कि उन्होंने इसे तुरंत स्वीकार करने की हिम्मत नहीं की। उपहार देने के लिए बदले में कुछ देना पड़ता है, लेकिन उनका रेड्डी परिवार इतने बड़े उपहार का बदला चुकाने में असमर्थ था। हालांकि रोहित वर्मा बिना किसी हिचकिचाहट के स्वीकार करते हुए खिलखिलाकर हंसे। परिवार के मुखिया प्रसाद ठीक समय पर पहुंच गए। आओ आओ आओ, यहां काम करने वाले सभी लोगों को एक एक बोतल मिलेगी। जाहिर है, जो खुद को बहुत ऊंचा समझता है उसे एक बोतल नहीं मिलेगी। इस प्रकार परिवार के सदस्यों से लेकर नौकरों तक सभी ने खुशी खुशी निम्न श्रेणी के प्राण साधना द्रव की एक बोतल प्राप्त की, जिसे वे आमतौर पर खरीद नहीं पाते थे, सिवाय अर्जुन मेहरा के, जो खाली हाथ रह गए। रोहित वर्मा ने आत्मसंतुष्ट होकर कहा, अर्जुन मेहरा, अब पछताना शुरू हो रहा है ना? तुम तो निम्न श्रेणी के प्राण साधना द्रव की एक बोतल से चूक गए। उफ उफ, कितना बड़ा नुकसान हुआ। अर्जुन मेहरा ने अपनी बनियान को ठीक किया ताकि अंदर रखी उच्च श्रेणी के प्राण साधना द्रव की 10 बोतलें कम असहज लगे, और धीरे से लिखा, अगर मैं होता तो मैं इस उपहार को तब तक स्वीकार नहीं करता जब तक मैं स्वर्गीय तंत्र मंडप में प्रवेश नहीं कर लेता। अगर रोहित वर्मा अंदर नहीं जा पाता तो वो इसकी भरपाई कैसे करता? रोहित वर्मा ने व्यंग्य किया, उसे देखो, मेरी तरह बनने का सपना देख रहा है। हाँ, राजेंद्र प्रसाद ने स्वाभाविक रूप से रोहित वर्मा का समर्थन किया और तिरस्कार पूर्वक कहा, अर्जुन मेहरा, मैं उपहार देने को तैयार हूं। युवा स्वामी रोहित स्वीकार करने को तैयार है। तुम्हें दखल देने की क्या जरूरत है? अर्जुन मेहरा ने राजेंद्र प्रसाद की ओर देखा, चंचल मुस्कान दी और लिखा, मुझे बस परिवार के मुखिया प्रसाद की चिंता है, जो कुछ भी नहीं पा रहे हैं और उन्हें गहरा पछतावा है। राजेंद्र प्रसाद खिलखिलाकर हंसे, पछतावा? मैंने 9वीं कक्षा के प्राण मूल वाले व्यक्ति के पैर को पकड़ लिया है। मुझे पछतावे का कोई कारण नहीं सूझ रहा। उसी क्षण हवा का एक झोंका आया। विशाल नीला चील धीरे धीरे रेड्डी परिवार के ऊपर उतरा। एक अद्भुत शक्ति से भरपूर आकृति नीचे कूद पड़ी। रोहित वर्मा ने गहरी सांस ली और अर्जुन मेहरा से कहा,
अर्जुन मेहरा, मेरा गौरव का क्षण आ गया है। ध्यान से देखो, मैं कैसे ड्रैगन के द्वार से छलांग लगाता हूं और 9 स्वर्गों का सच्चा ड्रैगन बन जाता हूं। जैसे ही चंद्रकांत देसाई उतरे, रघुनाथ रेड्डी रोहित वर्मा और रेड्डी परिवार के सदस्यों को बाहर ले गए और घुटनों के बल बैठकर उनका स्वागत किया। स्वागत है स्वर्गीय तंत्र मंडप के सम्मानित स्वामी। चंद्रकांत देसाई मुस्कुराए और धीरे से सिर हिलाया। मैं स्वर्गीय तंत्र मंडप का उपमंडप स्वामी चंद्रकांत देसाई हूं। उपमंडप स्वामी, वहां मौजूद सभी लोग चौंक गए। उन्होंने सोचा था कि ये कोई उपयाजक या ऐसा ही कोई व्यक्ति आ रहा है। कौन जानता था ये वास्तव में कोई उपमंडप स्वामी ही था। सभी भयभीत और स्तब्ध थे। स्वर्गीय तंत्र मंडप ने 9वीं कक्षा के प्राण मूल को जो महत्व दिया, वो उनकी अपेक्षाओं से कहीं अधिक था। यहां 9वीं कक्षा का प्राण मूल किसके पास है? चंद्रकांत देसाई ने अधीरता से पूछा। 2 घंटे के अंतराल में लगातार 3 स्तरों को पार करते हुए ये तो मानो स्वर्ग को चुनौती देने जैसा था। सबकी निगाहें एक साथ रोहित वर्मा पर टिकी थी। ईर्ष्या, जलन, खुशी और अन्य भावनाएं एक साथ उमड़ पड़ी, जिससे रोहित को बेहद गर्व महसूस हुआ। उसने हाथ जोड़कर कहा, जूनियर रोहित वर्मा, डिप्टी पेवेलियन मास्टर देसाई का अभिवादन। ये सुनकर चंद्रकांत देसाई जल्दी से आगे बढ़े और खुद उसे उठाने में मदद की और बार बार उसकी प्रशंसा में सिर हिलाया। बुरा नहीं, बुरा नहीं, एक अच्छा नौजवान। रोहित वर्मा खुश और अभिभूत हो गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि डिप्टी पेवेलियन मास्टर देसाई इतने मिलनसार होंगे, जिससे वो और भी ज्यादा संकोची हो गया। चंद्रकांत देसाई ने रोहित का हाथ थामते हुए मुस्कुराते हुए कहा, घबराने की जरूरत नहीं है। हमें तो आधा देहाती माना जा सकता है। मैं पड़ोसी बिलासपुर शहर से हूं। 30 साल पहले जब पता चला कि मुझ में 8वीं कक्षा का प्राण मूल है, तो स्वर्गीय तंत्र मंडप को बहुत धक्का लगा। 30 साल बाद तुम्हारे अंदर 9वीं कक्षा का प्राण मूल पाया गया, जिससे स्वर्गीय तंत्र मंडप एक बार फिर चौंक गया। यही हमारी नियति है। अचानक सबको समझ आ गया। तो चंद्रकांत देसाई उस समय बिलासपुर शहर के काले 8वीं कक्षा के प्राण मूल वाले प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। रोहित वर्मा से जुड़ने और उन्हें आकर्षित करने की उनकी पहल वहां मौजूद सभी लोगों को साफ समझ आ गई। इसका मतलब था कि जब रोहित वर्मा स्वर्गीय तंत्र मंडप में जाएगा, तो चंद्रकांत देसाई जरूर उसकी देखभाल करेंगे। रोहित की क्षमता असीम रूप से उज्जवल थी। राजेंद्र प्रसाद ने उत्साह से अपनी मुट्ठी भींच ली और मन ही मन बुदबुदाते हुए बोले, मैंने तुमसे कहा था राजेंद्र प्रसाद, मैंने अपने जीवन में कभी कोई गलत चुनाव नहीं किया। रोहित वर्मा से जुड़े रहना इस जीवन का मेरा सबसे सही फैसला है। रोहित से काफी देर तक बातचीत करने और उससे परिचित होने के बाद चंद्रकांत देसाई आखिरकार मुद्दे पर आ गए। जमीन पर घुटनों के बल बैठे रेड्डी परिवार के सदस्यों की ओर देखते हुए उन्होंने कहा, आप सब खड़े हो जाइए। रघुनाथ रेड्डी सबसे पहले खड़े हुए और आदर पूर्वक बोले, उपमंडप मास्टर देसाई, कृपया अंदर आइए। ये कहकर सभी मुख्य हॉल में चले गए। चंद्रकांत देसाई अकेले बैठे रहे, जबकि बाकी लोग हॉल के किनारे खड़े रहे, जोर से सांस लेने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। छोटे रोहित, यहां आते समय मैंने तुम्हारे 9वीं कक्षा के प्राण मूल की शक्ति के बारे में सुना था। चंद्रकांत देसाई धीरे से हंसे। वायु पर्वत संप्रदाय की वो ठंडी लड़की भी तुम्हारी बात सुनकर भावुक हो गई। रोहित वर्मा थोड़ा हतप्रभ थे। वायु पर्वत संप्रदाय की लड़की, वो कौन थी? चंद्रकांत देसाई ने आगे कहा, क्या तुम यहां दिखा सकते हो
कि तुम अपने प्राण मूल का संचालन कैसे करते हो और उसके चमत्कार क्या है। 2 घंटे की अवधि में 3 स्तरों को पार करते हुए आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करने की गति शायद समुद्री जल पीने वाली व्हेल जैसी थी। रोहित वर्मा ने हॉल के बीचों बीच कदम रखते हुए सिर हिलाया। स्वर्गीय तंत्र मंडप के लोग चाहते थे कि वो खुद को प्रदर्शित करे, ये अपेक्षित था। हालांकि केवल प्राण मूलाधार का संचालन करने से उसकी 9वीं श्रेणी की प्राण मूलाधार की शक्ति पूरी तरह से प्रदर्शित नहीं होती। तो उसके पास पहले से ही एक बेहतर विचार था। उप मंडप मास्टर देसाई, क्या हम इसे एक अभ्यास मैच में बदल सकते हैं? बिना किसी हिचकिचाहट के चंद्रकांत देसाई ने सिर हिलाया। आप किसके साथ अभ्यास करना चाहते हैं? एक सच्चा विशेषज्ञ पहली चाल से ही स्पष्ट हो जाता है। एक मुकाबले में रोहित वर्मा 9वीं श्रेणी के प्राण मूलाधार की विशिष्टता को बेहतर ढंग से प्रदर्शित कर सकता है। रोहित अंदर से ठंडी हंसी हंसा अर्जुन मेहरा की ओर इशारा करते हुए, जो अपनी आस्तीन में हाथ डाले शांति से खड़ा था। अर्जुन मेहरा, क्या तुम मुझसे दोबारा मुकाबला करने की हिम्मत करोगे? ओ, चंद्रकांत देसाई ने उसकी उंगली का पीछा किया और अर्जुन मेहरा को देखा। ये देखकर कि वो बोल नहीं सकता था और सिर्फ लिखकर जवाब दे सकता था, वो हैरान रह गया। गूंगा? रोहित वर्मा ने समझाया। डिप्टी पैवेलियन मास्टर देसाई, शायद तुम्हें पता ना हो, मेरी प्रेमिका को उसने शादी का ठेका देकर ले लिया था। उसे वापस पाने के लिए मैंने उससे मुकाबला किया कि कौन ज्यादा तेजी से लेवल पार कर सकता है, लेकिन उसने जीतने के लिए छलकपट का इस्तेमाल किया। मैं आश्वस्त नहीं था, इसलिए मैं चाहता था कि डिप्टी पैवेलियन मास्टर देसाई देखें कि मैं अपनी प्रेमिका को कैसे सम्मानपूर्वक और खुलेआम वापस लेता हूं। यह डिप्टी पैवेलियन मास्टर से न्याय की रक्षा करने का आग्रह था। हालांकि डिप्टी पैवेलियन मास्टर ने थोड़ा मुंह बनाया। एक गूंगा 9वीं कक्षा के प्राण मूल वाले रोहित वर्मा को धमकाने में सक्षम? अनुराधा रेड्डी जल्दी से आगे बढ़ी और बोली, डिप्टी पैवेलियन मास्टर देसाई को रिपोर्ट करते हुए, ये सचमुच मामला है। इस अर्जुन मेहरा ने, जो उसने एक बार हमारे प्रति दिखाई थी, उस पर भरोसा करते हुए मेरी सबसे बड़ी बेटी को उससे शादी करने के लिए मजबूर किया। कृतज्ञता के कारण हमने अपना गुस्सा दबा लिया और अपनी बेटी को अपमान सहने और शादी के लिए सहमत होने के लिए मजबूर किया। जब मेरे भतीजे के पास 9वीं कक्षा का प्राण मूल था और वो अपनी प्रेमिका को वापस पाना चाहता था, तो अर्जुन मेहरा ने जीतने के लिए छल का सहारा लिया। बोलते हुए उसने रेड्डी परिवार के सदस्यों की ओर देखा और उन्हें रोहित वर्मा के पक्ष में झूठ बोलने के लिए मजबूर किया। शायद विवेक या डिप्टी पैवेलियन मास्टर के अधिकार के डर से किसी ने बोलने की हिम्मत नहीं की। हालांकि राजेंद्र प्रसाद ने जल्दी से अपनी आंखें घुमाई और तुरंत कहा, डिप्टी पैवेलियन मास्टर देसाई, मैं प्रसाद परिवार की विश्वसनीयता की गारंटी देता हूं कि यह सच है। 2 लोगों की गवाही के बाद डिप्टी पैवेलियन मास्टर के चेहरे पर थोड़ी ठंडक आ गई। उन्होंने अर्जुन मेहरा की ओर गंभीरता से देखा और कहा, जबरन शादी के लिए दयालुता का बहाना बनाना डकैती से अलग नहीं है। क्या तुम अपने प्यार के लिए रोहित वर्मा से प्रतिस्पर्धा करने की हिम्मत कर सकती हो? मीरा दंग रह गई। जाहिर है रेड्डी परिवार कृतज्ञ था और उसने शादी की व्यवस्था बदल दी। अर्जुन मेहरा ने उसकी दयालुता का फायदा कैसे उठाया? उसने समझाने के लिए मुंह खोला, लेकिन अर्जुन मेहरा ने उसे आगे बोलने से रोक दिया और लिखा, और कुछ कहने की जरूरत नहीं है, जो बात मुट्ठियों से सुलझ सकती है। रोहित ने अहंकार से जवाब दिया, जाहिर है ये ताकत की प्रतियोगिता है। क्या तुम्हें लड़ने की हिम्मत है? लगभग बिना किसी हिचकिचाहट के अर्जुन मेहरा ने अपनी कलम से तुरंत लिखा, ठीक है। ये देखकर रोहित वर्मा मन ही मन हंसा। मूर्ख और हद से ज्यादा आंकने वाला मूर्ख। वो प्राण साधना के 5वें स्तर पर था और पिछले कुछ दिनों से वो रेड्डी परिवार की रेड्डी तलवार तकनीक का गुप्त रूप से अभ्यास कर रहा था। और अर्जुन मेहरा, संयोगवश उसे प्राण साधना के 3रे स्तर तक पहुंचने का सौभाग्य मिला था। वो उससे जीतने के लिए क्या कर सकता था?
तो फिर शुरू करते हैं। रोहित वर्मा ने अपनी तलवार निकाली और दूर से अर्जुन मेहरा की ओर तान दी। आज वो अर्जुन मेहरा के चेहरे पर पैर रखेगा, उसकी स्त्री को छीन लेगा और दुनिया को 9वीं कक्षा के प्राण मूल की शक्ति दिखाएगा और अर्जुन मेहरा उसके स्वर्गारोहण का आधार बनेगा। अर्जुन मेहरा निडर रहा, शांति से हॉल के बीचों बीच कदम रखा। उसने सहजता से इशारा किया। इस अहंकारी भाव पर राजेंद्र प्रसाद ने उपहास किया। 9वीं कक्षा के प्राण मूल को भड़काने के लिए कितना अज्ञानी होना पड़ता है। वो कहता रहा कि मुझे पछताना पड़ेगा। बाद में जब वो मरे हुए कुत्ते की तरह जमीन पर पड़ा होगा तो मैं उससे पूछूंगा कि क्या उसे पछतावा है। चंद्रकांत देसाई ने भी धीरे से अपना सिर हिलाया और आह भरी। 9वीं कक्षा के प्राण मूल के सामने इतना अहंकार दिखाने की हिम्मत। ये बच्चा बहुत घमंडी है। इस तिरस्कारपूर्ण व्यवहार ने रोहित वर्मा के क्रोध को और भड़का दिया। तुमने ये सब खुद पर लादा है। रोहित ने ठंडी सांस ली और शक्तिशाली विंध्य शिखर विखंडन नामक एक चाल का प्रयोग करते हुए प्राण साधना की अपनी 5वीं परत की प्रबल आध्यात्मिक शक्ति को प्रचंड रूप से वार करने के लिए प्रेरित किया। अर्जुन मेहरा मुस्कुराया। इतने समय बाद भी रोहित वर्मा ने कोई प्रगति नहीं की थी। जैसे ही तलवार की परछाई नीचे आई, अर्जुन मेहरा ने प्राण साधना की 6ठी परत की आध्यात्मिक ऊर्जा छोड़ी। आध्यात्मिक ऊर्जा से ओतप्रोत उसकी उंगली ने तलवार के ब्लेड को हल्के से झटका दिया। रोहित वर्मा की सहन शक्ति से परे उस अपार बल ने तलवार को तुरंत उसके हाथ से उड़ा दिया। रोहित क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ था, क्योंकि अर्जुन मेहरा ने अपनी उंगली हथेली पर रखकर उसके चेहरे की ओर वार किया। रोहित ने जल्दी से अपनी आध्यात्मिक शक्ति को प्रवाहित किया और वार का सामना करने के लिए दहाड़ते हुए मुक्का मारा। उसने अपनी इज्जत बचाने के लिए अर्जुन मेहरा को दूर धकेलने की कोशिश की। हालांकि इस टक्कर में रोहित का 100 पाउंड का शरीर हथेली के एक ही वार से उड़ गया और चाय की मेज से टकराकर रुक गया। पूरा दृश्य शांत हो गया, मानो मौत का सन्नाटा छा गया हो। सिर्फ अर्जुन मेहरा की आस्तीन से धूल झाड़ने की आवाज सुनाई दे रही थी और उसके लिखे ये शब्द, 9वीं कक्षा का प्राण रूट कुछ खास नहीं होता। 9वीं कक्षा का प्राण रूट फेल हो गया और इतनी बुरी तरह फेल। बिल्कुल उलट नतीजा देखकर सब हैरान रह गए। इशिता रेड्डी की खूबसूरत आंखें चमक उठीं, क्योंकि उन्हें पहले ही कुछ पता चल गया था। उन्होंने सोच सोचकर रोहित वर्मा को देखा, जिसके मुंह पर खून लगा हुआ था। हालांकि अनुराधा रेड्डी ने दर्द भरे भाव से उसे उठाया और कहा, रोहित, क्या तुम बहुत लापरवाह हो रहे थे? राजेंद्र प्रसाद ने भी जल्दी से एक ऐसी दवा निकाली जिसे वे खुद नहीं खा पा रहे थे और रोहित के मुंह में ठूंसते हुए कहा, युवा मास्टर रोहित, तुम दोनों की 10 साल की दोस्ती को देखते हुए लापरवाह मत बनो। डिप्टी पैवेलियन मास्टर देसाई देख रहे हैं। रोहित की हार को एक आकस्मिक दुर्घटना मानते हुए सभी ने एक स्वर में कहा। चंद्रकांत देसाई ने भी थोड़ा भौहें चढ़ाई। उन्हें साफ तौर पर एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। जाहिर है, लता अय्यर ने कहा कि उन्होंने अपनी आंखों से 9वीं श्रेणी के प्राण मूल को प्राण साधना की 4थी परत पूर्णता से 7वीं परत तक पहुंचते देखा। 6ठी परत के एक मार्शल कलाकार ने उसे आसानी से क्यों हरा दिया? वे रोहित वर्मा से दोबारा पूछताछ करने से खुद को रोक नहीं पाए। क्या तुम सच में 9वीं श्रेणी के प्राण मूल हो? अगर तुम मुझे धोखा दे रहे हो तो क्या तुम्हें अपराध पता है? ये सुनकर रेड्डी परिवार के लोग चौंक गए। इस हार ने रोहित की असली पहचान को हिलाकर रख दिया था। अनुराधा रेड्डी ने जल्दी से अपने भतीजे का बचाव करते हुए कहा, डिप्टी पैवेलियन मास्टर देसाई, कृपया मेरे भतीजे को एक और मौका दीजिए। रोहित की पुतलियां भी सिकुड़ गई और वो झट से खड़ा हो गया। बोला, डिप्टी पैवेलियन मास्टर देसाई, मैं भगवान की कसम खाता हूं, मैंने महामहिम को कभी धोखा नहीं दिया। उस दिन मुझे 9वीं कक्षा का प्राण मूल मिला था। मैं अभी थोड़ा लापरवाह था। मैं फिर से लड़ने और अपनी ताकत साबित करने को तैयार हूं।
उसे इतनी दृढ़ता से बोलते देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि वो झूठ बोल रहा है। चंद्रकांत देसाई ने थोड़ा सिर हिलाया और रोहित को एक और मौका देने का फैसला किया। ठीक है, चंद्रकांत देसाई ने फिर अर्जुन मेहरा की ओर देखा और कहा, तुम्हारा क्या विचार है? अर्जुन मेहरा ने बिना किसी हिचकिचाहट के लिखा, वो मुझे हरा नहीं सकता। उसने अपनी आधी से भी कम ताकत लगाकर अपने राज्य को दबा दिया। फिर भी रोहित जीत नहीं सका। परिणाम के आधार पर रोहित बिल्कुल वैसा ही निकला जैसा उसने अनुमान लगाया था। वो 9वीं कक्षा के प्राण रूट जैसा बिल्कुल नहीं था। ये 5 शब्द देखकर रोहित वर्मा आग बबूला हो गया और क्रोधित शेर की तरह दहाड़ने लगा। अर्जुन, छिपकर हमला करना कौन सा हुनर है? मेरे सामने घुटने टेक दो। वो फिर दहाड़ा और एक खूंखार बाघ की तरह झपटा। वो अर्जुन मेहरा से जीतना और खुद को साबित करना चाहता था, इसलिए उसके वार के कई मौके बन गए। अर्जुन मेहरा ने मौके का फायदा उठाया, तलवार के वार को बड़ी चालाकी से चकमा दिया और सीधे उसके सीने पर लात मार दी। पुआ! रोहित वर्मा फिर से पीछे हट गया, लेकिन इस बार उसने खून थूका। जाहिर है उसे अंदरूनी चोटें लगी थी। उसकी दूसरी हार ने पूरे रेड्डी परिवार को अवाक कर दिया। एक हार को लापरवाही माना जा सकता है, क्या दूसरी भी लापरवाही हो सकती है? इशिता रेड्डी जैसे और भी कबीले के सदस्यों को धीरे धीरे दिखावे की सच्चाई समझ आ गई। अनुराधा रेड्डी के अलावा, जो अभी भी जागने को तैयार नहीं थी, इस भतीजे को अपना सबसे बड़ा इक्का मानती थी। रेड्डी परिवार के बाकी सदस्यों को उसकी 9वीं कक्षा की प्राण रूट पहचान पर संदेह होने लगा। इस बार अर्जुन मेहरा के कुछ कहे बिना ही चंद्रकांत देसाई ने धीरे से कहा, क्या 9वीं कक्षा का प्राण मूल बस इतना ही है? उसने लापरवाही से डिटेक्शन टावर से कांसे के रूलर का एक छोटा संस्करण निकाला और रोहित वर्मा के सामने फेंक दिया। दोबारा जांच, चंद्रकांत देसाई ने आदेश दिया। रोहित वर्मा फूट फूट कर हंसा। मैं तो बस 2 बार हार गया, और क्या यही मेरे प्राण मूल को नकारने के लिए काफी है? ठीक है, मैं तुम सबको साबित कर दूंगा। देखते हैं 9वीं कक्षा का प्राण मूल क्या होता है। आसपास की शक भरी निगाहों ने उसके अभिमान को चोट पहुंचाई। उसे बहुत अपमानित महसूस हुआ। उसने कांसे का छोटा रूलर पकड़ा और गुस्से से सबको घूरने लगा। रघुनाथ रेड्डी, मैं तो रेड्डी परिवार को एक साथ ऊपर उठाना चाहता था, लेकिन बदकिस्मती से तुम सबने मुझ पर शक किया, तो बहुत बुरा हुआ। तुम्हारा रेड्डी परिवार मेरे साथ ऊपर उठने के लायक नहीं है। ये सुनकर रेड्डी परिवार के सदस्य अचानक उन्माद में आ गए। राजेंद्र प्रसाद ने तुरंत कहा, युवा गुरु रोहित, मुझे तुम पर विश्वास है, मुझे तुम पर विश्वास है। अगर रोहित 9वीं कक्षा का प्राण मूल न होता तो न सिर्फ रोहित का विनाश होता, प्रसाद परिवार का स्वर्ग भी ढह जाता। रोहित ने हल्के से सिर हिलाया और उसके कंधे पर थपथपाया। तुम ही हो जो मेरा सबसे ज्यादा साथ देते हो। चिंता मत करो, मैं तुम्हें हारने नहीं दूंगा। फिर उसने अर्जुन मेहरा की तरफ देखा। उसकी आंखों में पागलपन था। अर्जुन मेहरा, तुम सोचते हो कि सिर्फ इसलिए कि तुम सौभाग्य से 6ठी परत तक पहुंच गए, तुम 9वीं कक्षा के प्राण मूल को देख सकते हो? अपनी आंखें चौड़ी करो और देखो कि मेरा 9वीं कक्षा का प्राण मूल कितना चमकदार है। उसने अपनी 5 उंगलियों से कांसे के रूलर को कसकर पकड़ लिया। तुरंत रूलर के नीचे से ऊर्जा का एक उभार ऊपर की ओर बहने लगा। प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी। जब ये तृतीय श्रेणी पर पहुंचा तो ऊर्जा का प्रवाह काफी धीमा हो गया। ये घोंगे की तरह ऊपर की ओर रेंगता रहा। तृतीय श्रेणी निम्न, तृतीय श्रेणी मध्य, अंततः ये तृतीय श्रेणी उच्च से बस एक बाल की दूरी पर रुक गया। पूरी जगह मानो सन्नाटा छा गया। पिन गिरने की आवाज सुनाई दी। रोहित वर्मा, जिसके बारे में माना जाता था कि वो 9वीं श्रेणी का प्राण मूल है, का पुनः परीक्षण परिणाम वास्तव में तृतीय श्रेणी मध्य था। रोहित खुद भी दंग रह गया, बुदबुदाया, ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? मैंने स्पष्ट रूप से 9वीं श्रेणी का प्राण मूल पाया है।
ये जरूर कोई गलती होगी, मैं फिर कोशिश करूंगा। उसने कांसे के रूलर को एक बार फिर पकड़ लिया, लेकिन परिणाम वही रहा, फिर भी तृतीय श्रेणी मध्य। रोहित घबरा गया, उसकी दुनिया मानो ढह गई। उसने सिर हिलाया, ये नामुमकिन है, इस कांसे के रूलर में कुछ गड़बड़ है। हाँ, यही तो होगा। उसे पागलपन की हालत में देखकर डिप्टी पेवेलियन मास्टर देसाई की जादुई कलाकृति पर शक करने लगा। इशिता रेड्डी आखिरकार खुद को रोक नहीं पाई, खड़ी हुई और कांसे का रूलर पकड़ लिया। ऊर्जा का ज्वार फिर से नीचे से बहने लगा, तीसरी कक्षा के मध्य चिन्ह को पार करते हुए। एक चमकदार नीले क्षेत्र छठी कक्षा के प्राण मूल तक पहुंच गया। इशिता रेड्डी ने रोहित वर्मा की ओर देखा, राहत भरे भाव से। लगता है कांसे के रूलर में कोई समस्या नहीं है, समस्या तुम्हारे परीक्षा परिणाम में है। पूरा हॉल गूंज उठा। चंद्रकांत देसाई की मौजूदगी में भी गर्मा गर्म बहस की फुसफुसाहट को दबाया नहीं जा सका। ये क्या है? वो कभी 9वीं कक्षा का प्राण मूल नहीं था। मैंने उसकी कई दिनों तक चापलूसी की, सिर्फ इसी बात के लिए। तुम भाग्यशाली हो। कुछ लोगों ने तो खुद को मुफ्त में भी उसे समर्पित कर दिया। शरीर खोना मामूली बात है। प्रसाद परिवार के मुखिया के बारे में सोचो। उन्होंने अभी अभी 30,000 मूल्य का निम्न श्रेणी का प्राण साधना द्रव्य भेंट किया था और उन्होंने वो सब स्वीकार कर लिया। अनुराधा रेड्डी अपने भतीजे की रक्षा के लिए उत्सुक, तुरंत चिल्लाई, बस, मेरा रोहित निश्चित रूप से तृतीय श्रेणी का मेडल नहीं है, बिल्कुल नहीं। इसी समय इशिता रेड्डी ने उसे शांति से टोका, मां, क्या तुम अभी खुद को धोखा दे रही हो? हमें ये तब देखना चाहिए था जब वो पहली बार अर्जुन मेहरा से हार गया था। 3 दिन 9वीं श्रेणी के प्राण मूल और राजेंद्र प्रसाद के प्राण साधना द्रव्य के समर्थन के साथ, फिर भी वो अर्जुन मेहरा से आगे नहीं निकल सका। उस समय मुझे उसके प्राण मूल पर पहले से ही संदेह था। आज का परिणाम अपेक्षित था। उसकी गति तेज हो गई। उसके लंबे समय से दबे हुए दिल को आखिरकार शांति मिली। ऐसा लग रहा था वो अब भी निर्जला नगर की सबसे प्रतिभाशाली प्रतिभा थी। छठी कक्षा की प्राणा रूट अब भी सबसे मजबूत थी। अनुराधा रेड्डी ने अपने होंठ काटे, क्योंकि वो सच्चाई किसी से भी बेहतर जानती थी, लेकिन वो इसे स्वीकार नहीं कर सकी। रोहित की 9वीं कक्षा की प्राणा रूट कभी उसका गौरव हुआ करती थी। निराश रोहित वर्मा को देखकर वो बस उसे दिलासा दे सकी, रोहित, लगता है डिटेक्शन टावर के कांसे के रूलर में कोई खराबी आ गई है। इस दुनिया में 9वीं कक्षा की प्राणा रूट नहीं है, तीसरी कक्षा की मध्यमा होना अब भी निर्जला नगर में सबसे अच्छा है। ये शब्द सुनकर बुरी तरह से घायल रोहित को थोड़ा आराम महसूस हुआ। उसने हल्के से सिर हिलाया। हाँ, सबसे अच्छी तो इशिता रेड्डी ही है। उनकी छठी कक्षा की प्राण रूट है। मैं तो बस 3 कक्षा पीछे हूं, ज्यादा बुरा नहीं। बहरहाल चंद्रकांत देसाई ने गंभीर भाव से कांसे का रूलर हटा दिया और कुछ ऐसा कहा जिसने रोहित की दुनिया ही हिला दी। किसने कहा कि निर्जला नगर में 9वीं कक्षा की प्राण रूट नहीं है? बस तुम नहीं हो। धमाका धमाका। रोहित की आंखें चौड़ी हो गई और जिस दिल को अभी अभी थोड़ा आराम मिला था, उस पर एक बार फिर बेरमी से चोट लगी। सच में 9वीं कक्षा की प्राण रूट है। बस मैं नहीं हूं। एक पूर्व 9वीं कक्षा के प्राण रूट होने के नाते वो इतनी बड़ी असमानता को कैसे सहन कर सकता था? उसके शरीर में खून का उबाल आ गया और वो खुद को रोक नहीं पाया, और वही खून की एक बड़ी फुहार उसके मुंह से निकल गई। वो जमीन पर गिर पड़ा और लगातार ऐंठ रहा था। इशिता रेड्डी भी उतनी ही दुखी थी। उसने अपनी मुट्ठियां कस ली, ये स्वीकार नहीं कर सकी और बोली, क्या निर्जला नगर में सचमुच 9वीं श्रेणी का प्राण मूल है? क्या यह संभव नहीं है कि डिटेक्शन टावर में कोई खराबी हो? उपमंडप मास्टर देसाई ने कहा, हालांकि मुझे नहीं पता कि डिटेक्शन टावर का कांस्य शासक तीसरी श्रेणी की साधारण प्रतिभा को 9वीं श्रेणी का प्राण मूल क्यों समझ सकता है, लेकिन निर्जला नगर में सचमुच एक सच्चा 9वीं श्रेणी का प्राण मूल है। वायु पर्वत संप्रदाय के गुरु की बेटी
मैंने उसे कुछ समय पहले ही देखा था और उसने भी स्वीकार किया था कि वो हीन है। हालांकि डिप्टी पैवेलियन मास्टर देसाई ने भौहें चढ़ाई। हालांकि लता अय्यर ने कहा कि उन्होंने वायु पर्वत ऑर्डर दूसरे व्यक्ति के पास छोड़ दिया है। अगर दूसरा व्यक्ति इसे जाहिर ही नहीं करता तो उसे कैसे पता चलता? बस उसे अभी भी लता अय्यर को वापस बुलाना था, क्योंकि सिर्फ उसी ने 9वीं कक्षा का प्राण मूल देखा था। उसे ढूंढने में सिर्फ वही मदद कर सकती थी। इशिता रेड्डी का पहले से हल्का हुआ मूड एक बार फिर दब गया। उसने अपनी मुट्ठियां कसकर भींच ली और बोली, मैं भी जानना चाहती हूं कि ये 9वीं कक्षा का प्राण मूल असल में कौन है। ये सुनकर चंद्रकांत देसाई ने एक लंबी सांस लेकर उसकी ओर देखा और गंभीरता से कहा, शांत रहो। ये 9वीं कक्षा का प्राण मूल बहुत खास है। तुम्हारी 6ठी कक्षा के प्राण मूल की तो बात ही छोड़ो, मेरी 8वीं कक्षा का प्राण मूल भी उससे कहीं कमतर है। अगर तुम उसे जान सको तो ये तुम्हारे जीवन का सौभाग्य होगा। तात्पर्य यह था कि इशिता रेड्डी केवल उसका आदर ही कर सकती थी और तुलना के योग्य भी नहीं थी। इशिता रेड्डी ने आश्चर्य से देखा, 8वीं कक्षा का प्राण मूल भी तो जमीन आसमान का फर्क था, तो फिर उसकी 6ठी कक्षा का प्राण मूल तो और भी अलग होगा, है ना? ये सोचकर उसे थोड़ी तसल्ली मिली। ये सोचकर कि एक डिप्टी पैवेलियन मास्टर ने भी इसे स्वीकार कर लिया। उसकी छोटी सी 6ठी कक्षा के प्राण मूल की क्या कीमत थी? वो सोचे बिना नहीं रह सकी कि 9वीं कक्षा के प्राण मूल वाले इस प्रतिभाशाली व्यक्ति की शैली कैसी होगी। बुदबुदाते हुए, वो मनुष्यों में एक अजगर होगा, दुनिया में अजय। अचानक उसने देखा कि अर्जुन मेहरा ठोड़ी पर हाथ रखे विचारों में डूबा हुआ खड़ा था, जो उसे आंखों में चुभ रहा था। आज उसने सारी सुर्खियां बटोर ली थी। प्राण साधना क्षेत्र की 6ठी परत ने लोगों को उसे एक नई नजर से देखने पर मजबूर कर दिया। लेकिन जितना ज्यादा उसने ऐसा किया, क्या ये नहीं दिखा कि उसने अतीत में उसे गलत समझा था? अर्जुन मेहरा, 9वीं कक्षा के प्राण मूल के खिलाफ जीतकर क्या तुम्हें बहुत गर्व है? इशिता रेड्डी ने ठंडे चेहरे से कहा, मानो बर्फ जम गई हो। रोहित इतने सालों से प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित नहीं कर रहा है। उसका ध्यान कहीं और था। उसकी नींव अस्थिर है और उसकी तलवारबाजी में कोई खास सफलता नहीं मिली है। उसके खिलाफ जीतना कोई बड़ी बात नहीं है। अर्जुन मेहरा अचानक अपने विचारों से बाहर आ गया। वो सोच रहा था कि चंद्रकांत देसाई द्वारा उल्लिखित 9वीं श्रेणी का प्राण मूल कौन हो सकता है। यहां तक कि वायु पर्वत संप्रदाय के गुरु की बेटी ने भी स्वीकार किया कि वो हीन है। इसका मतलब यही होगा कि वो व्यक्ति अत्यंत असाधारण था। उसे आश्चर्य हुआ कि 9वीं श्रेणी के प्राण मूल की तुलना में उसका अपना पारदर्शी प्राण मूल कैसा था। उसकी बातें सुनकर उसने बस इशिता रेड्डी की ओर देखा और फिर उसे अनदेखा कर दिया। मुड़कर उसने मीरा की ओर मुस्कुराते हुए लिखा, हैरान? मीरा ने अर्जुन मेहरा की ओर देखा। उसकी आंखें चमक रही थी और वो बार बार सिर हिला रही थी। अर्जुन, तुम अद्भुत हो। अर्जुन मेहरा का इशिता रेड्डी के साथ ऐसा व्यवहार करना मानो वो मौजूद ही न हो और केवल मीरा की राय की परवाह करना इशिता को बेवजह असहज कर रहा था। उसे अपनी बहन मीरा की छाया महसूस हो रही थी। इससे इशिता कुछ असहज महसूस कर रही थी। इस समय चंद्रकांत देसाई भी जाने के लिए उठ खड़े हुए। रेड्डी परिवार के विदा लेने का इंतजार किए बिना वो उड़ते हुए बास पर कूद गया और आसमान में उड़ गया। रघुनाथ रेड्डी ने राहत की लंबी सांस ली और कुर्सी पर गिर पड़े। शुक्र है डिप्टी पैवेलियन मास्टर देसाई दयालु थे और उन्होंने हमें 9वीं कक्षा के ढोंगी प्राण रूट के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया, वरना हमारा रेड्डी परिवार बड़ी मुसीबत में पड़ जाता। वो पहले बहुत डरा हुआ था। रोहित वर्मा, जो कुछ देर से अकड़ रहा था और अब ठीक होने लगा था, ने भी एक आपदा से बच निकलने के बाद राहत की सांस ली। हालांकि अब वो 9वीं कक्षा का प्राण रूट नहीं था, लेकिन सौभाग्य से डिप्टी पैवेलियन मास्टर देसाई ने उसे सजा नहीं दी। हालांकि
मामला अभी खत्म नहीं हुआ था। हवा में एक गुस्से भरी दहाड़ गूंज उठी। रोहित वर्मा। राजेंद्र प्रसाद का विकृत चेहरा देखकर सब कांप उठे और आवाज की ओर देखने लगे, मानो किसी को जिंदा ही निगल जाना चाहते हों। उनके रोंगटे खड़े हो गए, मुट्ठियां भींच ली और दहाड़ने लगे। बेकार का कूड़ा। इस बार सबसे बड़ा नुकसान रोहित वर्मा का नहीं था। उसे तो बस उसके असली रूप में लौटाया जा रहा था। लेकिन राजेंद्र प्रसाद अलग थे। उन्होंने शुरू में रोहित को पकड़ लिया था और बेतहाशा दाव लगाए थे। अब जब रोहित का असली रूप सामने आ गया है तो उन्हें जो शर्मिंदगी महसूस हो रही थी उसकी तो बात ही छोड़ दीजिए। उन्होंने पहले तो घटिया प्राण साधना द्रव की 10 बोतलें दी थी। इससे पहले जब वो बधाई देने आए थे तो उनके साथ 3 लाख रुपए का बधाई उपहार भी था। असल बात यह थी कि रोहित ने उदारता का दिखावा किया था और सारा घटिया प्राण साधना द्रव दे दिया था और वो सब पी लिया गया था। उसे वापस करने का कोई रास्ता नहीं था। रोहित का चेहरा पीला पड़ गया और उसने कहा, प्रसाद परिवार के मुखिया, शांत हो जाइए। मैं आपका बदला चुकाने का कोई रास्ता निकालूंगा। उसे बहुत पछतावा हुआ। काश उसने अर्जुन की बात मान ली होती और पहले उपहार स्वीकार न किए होते। चुकाऊंगा? किससे चुकाऊंगा? राजेंद्र प्रसाद की आंखें लाल हो गई। काश वह रोहित का गला घोंट देता। उसे शुरू में लगा कि प्रसाद परिवार ने रोहित और उसके पीछे बैठे आत्मा गुरु का फायदा उठाया है, इसलिए उसने 3 लाख रुपए का बधाई उपहार दिया। आखिरकार ये सब व्यर्थ हो गया। पूरी तरह से विरोधी राजेंद्र प्रसाद का सामना करते हुए रोहित को आखिरकार एहसास हुआ कि प्रसाद परिवार सचमुच निर्जला नगर के 4 सबसे अच्छे परिवारों में से एक था। आमतौर पर उन्हें उसके जैसे किसी व्यक्ति से मिलने का मौका भी नहीं मिलता। 9वीं कक्षा में प्राण रूट का होना तो समझ में आता था, लेकिन उसके बिना वो उनके लिए कुछ भी नहीं था। डर के मारे वो कुछ बोल नहीं पाया और अनुराधा रेड्डी के पीछे छिप गया। राजेंद्र प्रसाद गुस्से से बोले, 3 दिन के अंदर पैसे इकट्ठा करो और मुझे चुका दो, वरना मुझे बेरहम होने का इल्जाम मत दो। उसका शरीर कांप उठा। उसके नखरे बेकार देखकर अनुराधा रेड्डी ने अपना सारा गुस्सा अर्जुन मेहरा पर निकाला। तुमने रोहित को जीतने क्यों नहीं दिया? अगर तुम उसे जीतने देती तो क्या कोई परेशानी नहीं होती? मीरा भी गुस्सा हो गई और बोली, अनुराधा आंटी, ये तो हद हो गई। रोहित ही तो अर्जुन को परेशान करता रहा, अब तुम उसे दोष दे रही हो। छोटी बच्ची को भी उससे बहस करते देखकर अनुराधा रेड्डी और भी गुस्सा हो गई और चिल्लाई, ठीक है ना? ठीक है। तुम दोनों सच में सोचते हो कि तुम दोनों एक साथ मिलकर मुझे परेशान कर सकते हो, है ना? मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हारी शादी अभी पक्की नहीं हुई है। अर्जुन मेहरा, 3 दिन के अंदर मुझे वधू मूल्य दे दो। अगर मैं संतुष्ट नहीं हुई तो ये शादी नहीं होगी। ये सुनकर मीरा का चेहरा पीला पड़ गया। अर्जुन पर इतनी बुरी तरह दोषारोपण करते हुए उसने अर्जुन को पहले जो थोड़ी सी चांदी दी थी वो कभी भी काफी नहीं होगी। उसने अपने लाल होंठ काटे और माफी के कुछ नरम शब्द कहने ही वाली थी, लेकिन अर्जुन मेहरा ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे रोक लिया। दूसरे हाथ से उसने बेधड़क लिखा, अगर दुल्हन की कीमत तुम्हें संतुष्ट कर दे तो क्या तुम अपना गंदा मुंह